नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो हमारा पेपर है, ये हमारा एनपीसीआईएल का पेपर है। ये जो पेपर है हमारा 11/6/2019 का ये हमारा पेपर है। ठीक, एनपीसीआईएल का पेपर है। तो देखिए, ये जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका बार्क हो गया, आईजीसीआर हो गया, एनपीसीआईएल हो गया, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इन सभी का क्या होता है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सेम होता है। ठीक, तो अगर आप लोग इस एनपीसीआईएल के पेपर को आप लोग देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि जो आपका बार के एनआरबी का एग्जाम होने जा रहा है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि दोस्तों, जो कि बार्क का एग्जाम इस बार होगा उसमें क्या है कि थोड़ा टफ क्वेश्चन बनता है बार्क में। तो आप लोग इस पेपर से एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका किस लेवल का क्वेश्चन बनेगा। तो आप इसमें जो क्वेश्चन देखेंगे उससे थोड़ा हार्ड आपका आएगा बार्क में। ठीक, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि आपका एनपीसीआईएल में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो ये आपका हेल्प करेगा बार्क के एग्जाम के लिए। और ये देखिए, जो हमारा पेपर है ये हमारा वेल्डर ट्रेड वालों के लिए है। और ये जो है हमारा पेपर है, ये हमारा कैटेगरी सेकंड है, जो वेल्डर ट्रेड है और स्टेज 2 एडवांस टेस्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं, उसके लिए ये पेपर है। ठीक, तो देखिए, एडवांस टेस्ट के लिए आपको जो समय प्रोवाइड किया जाएगा वह आपको 120 मिनट का समय प्रोवाइड किया जाएगा। 150 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे दोस्तों, वो आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे। और देखिए, एक क्वेश्चन अगर आपका सही होगा तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न है, बार्क का है, एनपीसीआईएल का, एनएफसी का, सभी के लिए यही आपका एग्जाम पैटर्न होता है। ठीक, आइए हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि वेल्डर ट्रेड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड स्टेज में। अब देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा पेपर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि एडवांस पेपर फॉर आईटीआई वेल्डर कैटेगरी सेकंड स्टिपेंडी ट्रेनी ट्रेनी मेंटेनर का है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस। निम्न में से कौन धातु संयुक्त प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन है गैस वेल्डिंग, गैस कटिंग, आर्क वेल्डिंग, टीआईजी वेल्डिंग। तो देखिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में जो धातु संयुक्त प्रक्रिया नहीं है वो है हमारा दोस्तों गैस कटिंग। ठीक, गैस कटिंग क्या होता है कि ये गैस कटिंग द्वारा हम लोग इसको काटने का कार्य करते हैं। ठीक, तो किसी दो पार्ट में अगर आपको काटना हो तो वहाँ पर हम लोग गैस कटिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, जबकि गैस वेल्डिंग के द्वारा हम लोग ज्वाइंटिंग का काम करते हैं, ज्वाइंटिंग का, और इसको आर्क वेल्डिंग द्वारा भी ज्वाइंट करते हैं और टीआईजी वेल्डिंग द्वारा भी हम लोग ज्वाइंट करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गैस कटिंग द्वारा हम लोग इसको अलग करते हैं, यानी कि काटते हैं। ठीक, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, विच गैस आर जनरली यूज्ड फॉर गैस कटिंग ऑपरेशंस ऑफ मेटल्स। यानी कि आमतौर पर गैस द्वारा धातुओं को काटने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने, ऑक्सीजन और C2H2, और N2 और CH4 है, C2H2 और CH4 है, O2 और H2 है। तो देखिए, आमतौर पर धातुओं को काटने के लिए हम लोग जो गैसें यूज करते हैं वह हमारा ऑक्सीजन रहता है और C2H2 रहता है। ठीक, तो दूसरे का यहाँ पर हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दूसरे का हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कि फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी इज। एलपीजी का फुल फॉर्म या विस्तृत रूप क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है यहाँ पर एलपीजी का फुल फॉर्म। अब देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, इन टीआईजी वेल्डिंग गैस इज यूज्ड एज सील्डिंग गैस। टीआईजी वेल्डिंग में किस गैस को सील्डिंग गैस के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जो होता है, टीआईजी वेल्डिंग टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। और इस टीआईजी वेल्डिंग में हम लोग जिसे सील्डिंग गैस के रूप में प्रयोग करते हैं वो गैस रहता है हमारा आर्गन। आर्गन को हम लोग क्या करते हैं, जो टीआईजी वेल्डिंग होता है उसमें हम लोग सील्डिंग गैस के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहां पर चौथे का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इन टीआईजी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ। टीआईजी यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड किसका बना होता है। तो देखिए दोस्तों, टीआईजी वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है ये हमारा बना रहता है टंगस्टन का। नाम से ही स्पष्ट होगा, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो यह हमारा जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड रहता है वो हमारा टंगस्टन का रहता है। ठीक,
छठा क्वेश्चन अब यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ पोलैरिटी इज यूज्ड इन डीसी आर्क वेल्डिंग। डीसी आर्क वेल्डिंग में कितने प्रकार के ध्रुवीयता का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो देखिए दोस्तों कि जो डीसी आर्क वेल्डिंग होता है उसमें जो ध्रुवीयता प्रदान की जाती है वह हमारी 2 प्रकार की ध्रुवीयता प्रदान की जाती है। ठीक ठीक, तो ये हो गया आपका डीसी आर्क वेल्डिंग में कितने प्रकार की ध्रुवीयता का उपयोग किया जाता है? तो 2 प्रकार का। वही होता है आपका स्ट्रेट पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी, आप लोगों को भी पता होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर कटिंग ऑपरेशन, यानी कि कटिंग ऑपरेशन के लिए किस प्रकार के फ्लेम को हम लोग सुटेबल मानते हैं, या कौन सा फ्लेम कटिंग संचालन के लिए उपयुक्त होता है? ठीक, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, कटिंग ऑपरेशन के लिए जो फ्लेम ज़्यादा सुटेबल माना जाता है वो हमारा रहता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग दोस्तों हम लोग कटिंग ऑपरेशन में करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 7वें का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि सील्डिंग एंड प्यूरिंग इज यूज्ड इन विच वेल्डिंग। परिरक्षण और परिष्करण किस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? तो देखिए परिरक्षण और परिष्करण ये जो प्रयोग किया जाता है ये GTAW में किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रे इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग, यानी कि आर्क वेल्डिंग के दौरान निम्न में से कौन सी किरण उत्पन्न नहीं होती है? ऑप्शन है विजिबल लाइट रे, गामा रे, इंफ्रारेड रे, अल्ट्रावायलेट रे। ठीक, तो आर्क वेल्डिंग के दौरान जो किरणें उत्पन्न नहीं होती हैं वो रहता है हमारा गामा किरण। ठीक, तो गामा किरणें क्या होती हैं? हमारा आर्क वेल्डिंग से उत्पन्न नहीं होती हैं, जबकि हमारा विजिबल लाइट रे और इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रे ये सब हमारा रेज निकलता रहता है आर्क वेल्डिंग के दौरान। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फिलेट वेल्ड। निम्न में से कौन सा फिलेट वेल्ड का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, टी ज्वाइंट और कर्नर ज्वाइंट। तो देखिए दोस्तों, फिलेट वेल्ड का जो प्रकार नहीं है वो है हमारा बट ज्वाइंट। तो बट ज्वाइंट यहाँ पर हमारा क्या है कि फिलेट वेल्ड का प्रकार नहीं है। अब देखिए हमारा 11 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ करंट कैन बी यूज्ड फॉर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग में किस प्रकार के करंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो हमारा टीआईजी वेल्डिंग होता है उसमें हम लोग जिस टाइप के करंट का यूज करते हैं वो हमारा रहता है कि एसी भी यूज कर सकते हैं और डीसी भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो एसी और डीसी यहाँ पर बोथ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 11 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अप्रोक्सीमेट, और इसके बाद यहाँ पर है डट 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 ऑफ द हीट इज जनरेटेड एट द पॉजिटिव एंड ऑफ द आर्क व्हेन यूजिंग डीसी एच पावर सोर्स। कह रहे डीसी शक्ति स्रोत के रूप में प्रयोग करते समय वैद्युत आर्क के धनात्मक अंत पर लगभग कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो देखिए ये जो उत्पन्न होता है ऊष्मा ये लगभग आपका उत्पन्न होता है 2/3। ठीक, तो 2/3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर का, कह रहा है विच करंट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम मेटल। सामान्य रूप से एल्युमिनियम धातुओं की वेल्डिंग के लिए कौन से करंट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है डीसी, एसी, बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य रूप से एल्युमिनियम धातुओं की वेल्डिंग करने के लिए हम लोग जो करंट यूज करते हैं दोस्तों वो हमारा रहता है एसी। ठीक, तो एसी करंट का हम लोग यूज करते हैं एल्युमिनियम धातुओं की वेल्डिंग करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है टू प्रोड्यूस सुपीरियर आर्क स्ट्रिंकिंग क्वालिटीज इन टीआईजी वेल्डिंग विच मेटल इज एडेड इन द इलेक्ट्रोड। टीआईजी वेल्डिंग में बेहतर आर्क स्ट्राइक गुणवत्ता प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रोड में कौन सी धातु मिश्रित की जाती है? तो इसके लिए जो धातु हम लोग मिश्रित करते हैं दोस्तों वह रहता है हमारा थोरियम। तो दोस्तों थोरियम का प्रयोग हम लोग करते हैं टीआईजी वेल्डिंग में बेहतर आर्क स्ट्राइक गुणवत्ता प्रदान करने के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है while joining two stainless steel pipe pieces using TIG welding, shielding gas passage TIG
यहाँ पर कह रहा है टीआईजी वेल्डिंग प्रयोग करते हुए दो स्टेनलेस स्टील पाइप के टुकड़ों को जोड़ते समय सील्डिंग गैस कौन सी प्रयोग करते हैं, या सील्डिंग गैस किससे होकर गुजरती है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग टीआईजी वेल्डिंग प्रयोग करते हैं तो दो स्टेनलेस स्टील पाइपों के टुकड़े को जोड़ते समय जो सील्डिंग गैस होती है वह वेल्डिंग टार्च के माध्यम से होकर गुजरती है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, थ्रो वेल्डिंग टार्च, यानी कि वेल्डिंग टार्च के माध्यम से होकर गुजरती है। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द फेनामेना ऑफ वेल्ड डीके अकर इन, जो वेल्डिंग क्षय होती है इसकी घटना किस में घटित होती है। तो देखिए जो वेल्ड डीके घटती है घटना, ये घटना घटती है आपका स्टेनलेस स्टील में। तो स्टेनलेस स्टील यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील। ठीक, द फेनोमेना ऑफ वेल्ड डीके अकर्स इन स्टेनलेस स्टील। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहे इन इंच इक्वल टू, तो 1 इंच इक्वल टू कितना होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 2.54 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का। 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पोलरिटी इन वेल्ड ज्वाइंट इज नॉर्मली कास्ड बाय इंटरप्टेड इन सॉलिडिफाइंग वेल्ड। वेल्ड ज्वाइंट में संरंध्रता सामान्य तौर से ठोस बनने वाले वेल्ड में डट 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 के फंसने के कारण होता है। तो देखिए जो पोरोसिटी होता है, ये जो होता है वेल्ड ज्वाइंट में पोरोसिटी सामान्य तौर से ठोस बनने वाले वेल्ड में, ये क्या होता है कि गैस के फंसने के कारण होता है। ठीक, तो जो हमारा पोरोसिटी यानी कि संरंध्रता आता है, ये हमारा गैस के जब बुलबुले वहाँ पर बनते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर खोखला हो जाता है और उसी खोखले को हम लोग पोरोसिटी बोलते हैं, यानी कि संरंध्रता। ठीक, तो अगर कोई मेटल है, अगर उसके अंदर कोई गैस बन जाता है तो उतने दूर क्या होता है कि कोई भी मटेरियल नहीं हो पाता है, तो खाली रहता है उतने देर, और उसी खाली को हम लोग बोलते हैं पोरोसिटी। और ये किस कारण होता है, तो गैसों के कारण होता है। तो गैसों क्या होता है कि उसी में फंस जाती हैं या रुक जाती हैं, जिसके कारण वो स्थान खाली हो जाता है। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है इन टीआईजी वेल्डिंग इज कंज्यूमेबल, यानी कि कह रहा है कि टीआईजी वेल्डिंग में उपभोज्य कौन सा होता है। ऑप्शन है टंगस्टन, इलेक्ट्रोड, नोजल, फिलर वायर और नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टीआईजी वेल्डिंग में जो कंज्यूमेबल होता है वो हमारा रहता है दोस्तों फिलर वायर। तो फिलर वायर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि नोजल ऑफ वेल्डिंग टार्च यूज्ड फॉर टीआईजी वेल्डिंग इज मेड ऑफ। टीआईजी वेल्डिंग में प्रयुक्त वेल्डिंग टार्च का नाजल किससे बना होता है। तो देखिए टीआईजी वेल्डिंग में प्रयुक्त वेल्डिंग टार्च का जो नाजल होता है ये हमारा बना होता है दोस्तों सिरेमिक का। तो यहाँ पर दोस्तों 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिरेमिक का। अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं इन वेल्डिंग आर्क यूज्ड एज पावर सोर्स हियर एसी स्टैंड्स फॉर। वेल्डिंग में शक्ति स्रोत के तौर पर एसी का उपयोग किया जाता है, जहां एसी किसको दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एसी जो रहता है ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो होता है उसी को बताता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन, विच इज नॉट ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी कि कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है अनीलिंग, कूलिंग, टेम्परिंग और बेंडिंग। तो देखिए आपका अनीलिंग जो है ये तो आपका है ऊष्मा उपचार प्रक्रिया, कूलिंग भी आपको ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है, टेम्परिंग भी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है, जबकि बेंडिंग आपका किसी भी प्रकार का ऊष्मा उपचार प्रक्रिया नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 22 का हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इन SMAW सबमर्ज्ड मेटल आर्क वेल्डिंग चिपिंग हैमर इज यूज्ड फॉर। सबमर्ज्ड मेटल आर्क वेल्डिंग में चिपिंग हथौड़े का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबमर्ज्ड मेटल आर्क वेल्डिंग में चिपिंग हथौड़े जो हम लोग यूज करते हैं वह यूज करते हैं दोस्तों हम लोग रिमूवल ऑफ स्लैग, यानी कि स्लग का निष्कासन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहे कन्वर्ट 1/2 इंटू डेसिमल। तो 1/2 को दशमलव में आप बदलेंगे तो वही आपका आएगा कितना, 0.5। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो 24 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है डेप्थ ऑफ फ्यूजन विथ द बेस मेटल इज कॉल्ड।
वेल्डिंग में आधार धातु के साथ संलयन की गहराई को क्या कहा जाता है? तो देखिए, वेल्डिंग में आधार धातु के साथ संलयन की गहराई को दोस्तों हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन या भेदन। तो पेनिट्रेशन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि ईच लेयर ऑफ बीड्स डिपॉजिटेड ऑन द बेस मेटल इज कॉल्ड। आधार धातु पर जमा दाने की प्रत्येक परत को क्या कहा जाता है? तो देखिए, आधार धातु पर जमा दाने की प्रत्येक परत को दोस्तों हम लोग बोलते हैं वेल्ड पास। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वेल्ड पास। ठीक। 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, साइज ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इज डिफाइंड एज इन। सही विकल्प का चयन करें, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के आकार को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर दो फिगर आपका दिया गया है, तो देखिए, तो इसमें से आपको सही फिगर चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि सही विकल्प का चयन करिए जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के आकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा चित्र नंबर 2। यहाँ पर फिगर 2 होगा। फिगर 2 जो है यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो ये आपका इनर वाला डाया है, यहाँ पर देख सकते हैं इनर वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है आपका यहाँ से है। ठीक। तो यहाँ पर दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ए वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट इज डन टू टेस्ट। वेल्डर योग्यता का परीक्षण किसकी जांच करने के लिए किया जाता है? तो देखिए, वेल्डर योग्यता का परीक्षण जो किया जाता है जांच करने के लिए, वो किया जाता है दोस्तों कि वेल्डर का कौशल, यानी कि वेल्डर्स स्किल्स। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का ए आंसर। 29 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, कह रहे द सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट कार्बन रेंज फॉर लो कार्बन स्टील। जो लो कार्बन स्टील होता है उसमें जो कार्बन का रेंज होता है वह कितना होता है? तो देखिए, लो कार्बन स्टील में जो कार्बन का रेंज होता है वो रेंज रहता है आपका 0.05 से लेकर 0.3 तक। ठीक। तो 29 का यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन E7018 है, जिसमें से 70 जो है यहाँ पर इज रिलेटेड टू। तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड विनिर्देशन E7018 में 70 जो है यह किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, ये जो 70 है ये हमारा बताता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि तनन सामर्थ्य को बताता है। तो 30 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कोटेड ओवर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड ऑफ सबमर्ज्ड मेटल आर्क वेल्डिंग टाइप वेल्डिंग इज डन टू डॉट डॉट डॉट। सबमर्ज्ड मेटल आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड पर विलेपन किसके लिए किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, सबमर्ज्ड मेटल आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड पर जो विलेपन किया जाता है वह किया जाता है कि प्रोटेक्ट वेल्ड मटेरियल फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन, यानी कि वेल्ड सामग्री को ऑक्सीडाइजेशन से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रोड पर विलेपन किया जाता है। ठीक। तो प्रोटेक्ट वेल्ड मटेरियल फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडाइजेशन से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 32 नंबर का, इन गैस वेल्डिंग कलर ऑफ होज फॉर एसिटिलीन गैस इज। गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस की नली का रंग क्या होता है? तो देखिए, गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस की नली का जो रंग होता है वो होता है हमारा रेड कलर का। तो यहाँ पर हमारा रेड आंसर करेक्ट हो जाएगा, 32 का ए। 33 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाइल ज्वाइनिंग टू मेटल यूजिंग ब्रेजिंग बेस मेटल। ब्रेजिंग का उपयोग करके दो धातुओं को जोड़ते समय बेस मेटल कौन सा होता है? तो देखिए, ब्रेजिंग का उपयोग करके दो धातुओं को जोड़ते समय जो बेस मेटल होता है वो हमारा रहता है नेवर मेटल, यानी कि कभी नेवर मेल्ट्स, सॉरी यहाँ पर, कि दो धातुओं को जोड़ते समय जो बेस मेटल होता है वह कभी नहीं पिघलता है। ठीक। तो ब्रेजिंग का उपयोग करके दो धातुओं को जोड़ते समय जो बेस मेटल होता है वह पिघलता नहीं है। ठीक। तो 33 का यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सब यहाँ पर एस ए डब्ल्यू इज ए टाइप ऑफ, एस ए डब्ल्यू एक किस प्रकार का वेल्डिंग है? तो देखिए, जो हमारा एस ए डब्ल्यू है ये हमारा जो वेल्डिंग है ये है हमारा आर्क वेल्डिंग। तो ये हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक। तो यहाँ पर सबमर्ज्ड एस ए डब्ल्यू मतलब होता है आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पर ये जो होता है हमारा आर्क वेल्डिंग ही है। ठीक।
नाम से आपको, अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा तो आपको पता चल जाएगा। SAW मतलब सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो 34 के यहाँ पर दोस्तों हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आर्क वेल्डिंग। अब देखिए यहाँ पर 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन एसिटिलीन सप्लाइड इज मोर देन ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन इज ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च ए, विच टाइप ऑफ फ्लेम इज प्रोड्यूस। कह रहा है ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च में जब एसिटिलीन की आपूर्ति ऑक्सीजन से अधिक हो जाती है तब किस प्रकार की फ्लेम होती है वो। तो देखिए जब क्या है कि ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च में जब एसिटिलीन की आपूर्ति ऑक्सीजन से अधिक हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन कम मात्रा में हो और एसिटिलीन ज़्यादा मात्रा में हो, तो वो जो हमारा फ्लेम बनेगा वो हमारा कहलाएगा कार्बोराइजिंग फ्लेम। ठीक, तो अगर ऑक्सीजन कम मात्रा में है तो हमारा कार्बोराइजिंग फ्लेम, अगर ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा मात्रा में है और जो हमारा एसिटिलीन है वह कम मात्रा में है तो हमारा कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक, अब अगर दोनों एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों इक्वल में रहते हैं तो हमारा न्यूट्रल फ्लेम रहता है। ठीक, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर का, विच इज नॉट द टाइप ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट। निम्न में से कौन सा वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। तो वेल्डिंग ज्वाइंट का जो प्रकार नहीं है तो देखिए सोल्डरिंग है, बट है, लैप है, फिलेट है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो बट वेल्डिंग होता है, लैप वेल्डिंग, फिलेट वेल्डिंग, ये सब होता है, जबकि सोल्डरिंग हमारा वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। ठीक, तो 36 के यहाँ पर हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि विच इज ए डिस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्शन। वेल्डिंग इंस्पेक्शन में डिस्ट्रक्टिव मेथड कौन सा होता है। डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है आपका विध्वंसक, यानी कि जो टूट जाए। ठीक, तो डिस्ट्रक्टिव मेथड जो होता है वो हमारा कौन सा है, तो वो रहता है हमारा दोस्तों बेंड टेस्ट, यानी कि उससे अगर हम लोग मोड़कर टेस्ट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा विध्वंसक, यानी कि डिस्ट्रक्टिव मेथड कहलाता है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि DPT इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेल्ड डिफेक्ट ओपन टू डॉट डॉट डॉट। तो DPT का उपयोग वेल्ड की किस त्रुटि को पहचान के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो DPT होता है इसका उपयोग वेल्ड की जिस त्रुटि को पहचानने के लिए किया जाता है वो रहता है हमारा सरफेस। तो DPT का प्रयोग वेल्ड के सरफेस त्रुटि की पहचान करने के लिए हम लोग करते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट शुड बी रूट ओपनिंग फॉर ए स्टैंडर्ड वेल्डिंग ज्वाइंट। एक मानक वेल्डिंग संयुक्त में रूट ओपनिंग कितनी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो रूट ओपनिंग है ये होना चाहिए दोस्तों हमारा 1.5 से 2 mm तक। ठीक, तो 1.5 से 2 mm यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट शुड बी करेक्ट बेवल एंगल ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान सही बेवल एंगल कितना होना चाहिए। तो देखिए ये जो हमारा एंगल है यहाँ पर ये हमारा कितना होना चाहिए। तो ये हमारा एंगल होना चाहिए दोस्तों 30 से 40 डिग्री। 30 से 40 डिग्री यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एबव फिगर शो एज विच टाइप ऑफ वेल्ड। उपरोक्त चित्र किस प्रकार के वेल्ड को दर्शाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा वेल्ड है ये हमारा दर्शाता है दोस्तों फिलेट वेल्ड को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फिलेट वेल्ड। 42 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं, इन केस ऑफ ग्रूव वेल्ड ज्वाइंट बेवल एंगल इज। ठीक, तो ग्रूव वेल्ड संयुक्त में जो बेवल एंगल होता है कितना होता है। तो इसमें जो एंगल बनता है दोस्तों वो हमारा बनता है 37.5 डिग्री। तो 42 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 37.5 डिग्री। 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट पास ऑफ वेल्ड इन ए बट ज्वाइंट इज कॉल्ड। बट वेल्ड में पहले पास को क्या कहा जाता है। तो देखिए बट वेल्ड में पहले पास को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है स्टेब्लिशिंग पास, फाइनल पास, रूट पास, इंटरमीडिएट पास। तो बट वेल्ड में पहले पास को हम लोग दोस्तों बोलते हैं रूट पास। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रूट पास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 44 नंबर का, व्हिच बीड कैरेक्टर इज सीन ड्यू टू टू हाई वेल्डिंग करंट। अत्यधिक वेल्डिंग करंट होने के कारण बीड का कौन सा चरित्र दिखाई देता है। ऑप्शन है पिलिंग ऑफ बेस मेटल, यानी कि बेस धातु का इकट्ठा होना, एक्सेसिव स्प्लैटर यानी अत्यधिक छींटे, पिलिंग ऑफ वेल्ड मेटल
यानी कि वेल्ड धातु का इकट्ठा होना। स्मॉल बीड फॉर्मेशन यानी कि छोटे बीड का गठन। तो देखिए दोस्तों, अत्यधिक बिल्डिंग करंट होने के कारण बीड का जो चरित्र दिखाई देता है वो रहता है कि अत्यधिक छींटें दिखाई देती हैं, यानी कि एक्सेस एक्सप्लेटर एक्सपेल्टर। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का। विच फिल्म इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ फेरस मेटल कापर एंड एल्युमिनियम एलाय। लौह धातुओं तांबा और एल्युमिनियम के मिश्र धातुओं की वेल्डिंग के लिए कौन सी फिल्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब आपको फेरस मेटल यानी कि लौह धातु, कापर और एल्युमिनियम का अगर आपको वेल्डिंग करना हो तो वहाँ पर जो सबसे सुटेबल फिल्म माना जाता है तो वह रहता है हमारा न्यूट्रल फिल्म। तो न्यूट्रल फिल्म का प्रयोग हम लोग करते हैं फेरस मेटल, कापर और एल्युमिनियम के वेल्डिंग के लिए। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 46 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं इन वेल्डिंग टेक्निक HAZ इज एब्रिविएशन ऑफ। वेल्डिंग टेक्निक में HAZ का विस्तृत रूप क्या होता है। तो देखिए HAZ का जो फुल फॉर्म होता है वो रहता है हीट अफेक्टेड जोन। हीट अफेक्टेड जोन यहाँ पर हमारा 46 का आंसर करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं विच इज नॉट द वेल्डर पोजीशन इन पाइप वेल्डिंग। कौन सी स्थिति पाइप वेल्डिंग में वेल्डर की एक स्थिति नहीं है। ऑप्शन है 6G, 8G, 2G और 4G। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा 8G। ठीक, 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द हीट जनरेटेड H इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय विच वेयर I R and T आर करंट रेजिस्टेंस एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। कह रहा है सही विकल्प का चयन करें जिसमें से प्रतिरोध वेल्डिंग में उत्पन्न उसमें H किसके बराबर होती है, जहां पर I धारा है, R आपका प्रतिरोध है, T आपका समय है। तो आपको भी पता हो दोस्तों H इक्वल टू होता है I2RT, जो भी हीट आपका जनरेट होता है। तो H इक्वल टू I2RT ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 48 के यहाँ पर ए में दिख रहा है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 49 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है द स्पॉट वेल्डिंग फॉर लैप ज्वाइंट द डायमीटर ऑफ वेल्डेड जोन वेल्ड नजेट इज वेयर टी इज थिकनेस ऑफ सीट। स्पॉट वेल्डिंग में लैप संयुक्त के लिए वेल्ड जोन वेल्ड डला का व्यास कितना होता है, जहां पर टी चद्दर की मोटाई है। तो देखिए यहाँ पर ये जो होता है ये रहता है हमारा 2T प्लस 2.5 mm। ठीक, तो 2T प्लस 2.5 mm यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का। इन ह्विच वेल्डिंग प्रोड्यूस प्रोसीड्यूर इलेक्ट्रोड इज कंज्यूम्ड। किस वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का क्षय होता है। ठीक, तो देखिए जिस वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का क्षय होता है वो रहता है हमारा सबमर्ज्ड मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक, तो यहाँ पर 50 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा पेपर समाप्त होता है, जो कि हमारे NPCIL का पेपर था, 11/6/2019 का पेपर था। और इसी तरह से आपको जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत पेपर होते हैं, चाहे बार का हो, NPCIL हो, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हो, VECC का हो या फिर अदर हो, IGCR हो, तो सभी का एग्जाम पैटर्न सिलेबस सेम होता है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह का पेपर पूछा जाता है सेकेंड स्टेज में। ठीक, हालांकि आप लोग अपना तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय एग्ज़ाम को निकालना काफ़ी टफ हो गया है। तो इसी हिसाब से आप लोग अपना तैयारी करिएगा, पेपर आजकल हार्ड बनाए जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।